Hello friends, we are again back with a new video on Muslim law. We are going to discuss Meher under Muslim law in detail. So, in this video, we are going to cover meaning and definition, historical and religious background of Meher, legal nature, types, quantum and amount of Meher, remission and forfeiture, enforcement of Meher and dissolution of marriage. So, first of all, we are going to start it with the meaning and definition of Meher. जब हम लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ मेहर की बात करते हैं तो इट लिटरली मींस गिफ्ट और डावर, यानी किसी भी प्रकार का गिफ्ट या डावर ही मेहर कहलाता है। इसको हम अरेबिक रूट से डिराइव करते हैं, जिसका मतलब होता है समथिंग गिवन एज एन ऑब्लिगेशन। किसी भी चीज को आप ऑब्लिगेशन के तौर पर, दायित्व के तौर पर देते हैं तो वो मेहर कहलाता है। जब हम लीगल डेफिनेशन की बात करते हैं तो लीगल डेफिनेशन साफ तौर पर यह कहती है अ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विच द हस्बैंड इज ऑब्लिगेटेड टू पे टू द वाइफ। इट मींस अगर कोई भी पैसा या फिर किसी भी प्रकार का मनी या फिर रकम या फिर किसी प्रकार की संपत्ति या प्रॉपर्टी हस्बैंड के द्वारा अगर वाइफ को दी जाती है एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑनर, यानी सम्मान के तौर पर, रेस्पेक्ट के तौर पर निकाह के वक्त, तो उसको हम मेहर कहते हैं। तैयब जी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो अमाउंट विच द हस्बैंड इज ऑब्लिगेटेड टू पे टू द वाइफ ऑन अकाउंट ऑफ एंड एज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू मैरिज। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी अमाउंट जो हस्बैंड अपनी वाइफ को मैरिज के टाइम में कंडीशन प्रेसिडेंट की तरह, यानी कि मैरिज निकाह की कंडीशन फुलफिल करने के लिए निकाह के पहले दिया जाए तो वो मेहर कहलाता है। और साथ में विल्सन की डेफिनेशन को अगर हम डील करें तो उनका कहना है कि ये नप्शल गिफ्ट होता है जो कि वाइफ एंटाइटल होती है निकाह के दौरान अपने हस्बैंड से लेने के लिए, और ये मैरिज का लीगल कंसिडरेशन होता है। यानी कि जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मैरिज यानी निकाह मुस्लिम लॉ में एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है जिसमें प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एज वेल एज कंसिडरेशन होना चाहिए। तो प्रपोजल के लिए हम इजाब वर्ड यूज करते हैं, एक्सेप्टेंस के लिए हम कबूल वर्ड यूज करते हैं, एंड कंसिडरेशन यहाँ पर मेहर कहलाती है। तो विल्सन का सीधा सीधा मानना है कि ये एक लीगल कंसिडरेशन है निकाह की, यानी कि वैदिक प्रतिफल इसको आप कह सकते हैं। मेहर, अगर हम की पॉइंट की बात करें तो मेहर इज नॉट अ ब्राइड प्राइस। इसको एक ब्राइड प्राइस की तरह नहीं लेते हैं आप। यहां पर कायदे से देखा जाए तो मेहर एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट होता है वाइफ का, यानी वाइफ के पास एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट होता है। जो मेहर की रकम या मेहर में जो भी संपत्ति उसे मिलेगी वो उसका खुद का उस पर अधिकार होता है, यानी किसी और व्यक्ति का या किसी और परिवार के सदस्य का उस पर राइट नहीं होता है। फिर हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड की हम बात करें तो साफ तौर पर कुरान में ये सूरा लिखी हुई है, एंड गिव टू द वुमेन whom you marry their मेहर ब्राइडल गिफ्ट graciously। यानी अगर आपने किसी भी महिला से शादी की है, यानी वह जो आपकी बीवी है यानी वाइफ है, उससे अगर आपने शादी की है तो आप उसको मेहर ग्रेशियसली देंगे। ये कुरान में साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो यहां पर हम इवोल्यूशन को 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज प्री इस्लामिक एरा, सेकंड वन इज इस्लाम्स रिफॉर्म, एंड थर्ड वन इज जुडिशियल इवोल्यूशन। जब हम प्री इस्लामिक एरा की बात करते हैं, यानी कि जब इस्लाम आने के पहले की बात करते हैं, तो औरतों को प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का अधिकार या राइट नहीं दिया जाता था, और साथ में मैरिज को एक ट्रांजैक्शनल पार्ट माना जाता था। इसका मतलब यह है कि ये एक ट्रांजैक्शन की तरह होता था, यानी कि लेन देन की प्रक्रिया के तौर पर इसको देखा जाता था। और साथ में ब्राइड प्राइस, यानी कि शादी करने के बाद उसकी जो रकम होती थी, यानी लड़कियों के एवज में उनके पिता को उनके लिए पैसे दिए जाते थे, और साथ में कोई भी लीगल स्टैंडिंग यहाँ पर वो औरतों को बहुत ज्यादा नहीं दी गई थी, यानी औरतों को बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं दी जाती थी प्री इस्लामिक एरा में। लेकिन इस्लाम के आने के बाद हमको कुछ रिफॉर्म देखने को मिले। तो इस्लामिक रिफॉर्म में हमने ये देखा कि मेहर को एक मैंडेटरी प्रोविजन बना दिया गया वाइफ के लिए। साथ में वाइफ सोल ओनर बन गई मेहर की, यानी मेहर की जो रकम होगी उसकी सोल ओनर, यानी कि एक अकेली या फिर इकलौती ओनर होगी वाइफ। वो चाहे जैसे भी उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है, या फिर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी उस पर कर सकती है। साथ में इसको किसी भी प्रकार के फैमिली या फ्रेंड या फादर किसी के द्वारा भी लिया नहीं जा सकता जब तक कि वो औरत अपने मर्जी से वो चीज उसे देना ना चाहे। और साथ में इसको निकाह की एक एसेंशियल कंडीशन यानी आवश्यक कंडीशन बना दिया गया इस्लाम के रिफॉर्मेशन के बाद। देन इसमें हम जुडिशियल इवोल्यूशन की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ब्रिटिशर्स के एडवेंट के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स ने मेहर को एक डेट यानी कर्ज की तरह जो है डील करना चालू किया। अगर किसी भी महिला के द्वारा मेहर की रकम नहीं पाई जाती है तो उसको कर्ज की तरह वो वसूल सकती है। वो कोर्ट में जाकर के सिविल सूट फाइल कर सकती है, और उस सिविल सूट को फाइल करने के बाद वो अपनी मेहर की रकम को एक कर्ज की तरह, डेट की तरह अपने पति से या उनके परिवार वालों से वसूल सकती है। इसका लैंडमार्क केस हमीरा बीवी वर्सेस जुबैदा बीवी है। उसमें हमने इसको बड़े ही डिटेल वे में कोर्ट ने डिफाइन करते हुए कहा कि मेहर एक डेट की तरह डील की जाएगी। इस तरीके की बातें जो है इस केस में की गई। साथ में मुस्लिम विमेन एक्ट 1986 जो है वो कोडिफाई किया गया, जिसके जरिए या फिर जिसके जरिए औरतें जो है वो अपने मेहर के राइट को या फिर अलग प्रकार के अधिकारों को जो है वो एनफोर्स करवाती है, पालन करवाती है। देन हम लीगल नेचर ऑफ मेहर की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आता है कि ये मैरिज का कंसिडरेशन नहीं है।
यानी हम मेहर को मैरिज के कंसिडरेशन की तरह नहीं मानेंगे, इसको हम एक मार्क ऑफ रेस्पेक्ट मानेंगे, यानी सम्मान के तौर पर औरत को मिलने वाला अधिकार इसको माना जाता है। कोर्ट बार बार ये कहती है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, यानी निकाह अगर मुस्लिम लॉ की बात करें तो निकाह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, खरीदी बिक्री वाली चीज नहीं है, और इसमें मेहर को केवल और केवल कंसिडरेशन के तौर पर यानी प्रतिफल के तौर पर नहीं देखा जाता है। यहाँ पर पुरुष के द्वारा महिला को यानी कि हस्बैंड के द्वारा वाइफ को मेहर मार्क ऑफ रेस्पेक्ट के तौर पर दिया जाता है। तो ये बड़ा ही एसेंशियल लीगल नेचर इसका मेहर का इसको कहा जाता है। द सेकंड वन इज अ डेट ऑन द हस्बैंड, यानी हस्बैंड के ऊपर ये एक कर्ज की तरह होता है, डेट की तरह होता है, जो कि वाइफ को हस्बैंड देता है जब भी वो मांगे, या फिर वो उसको रिकवर कर सकती है किसी भी डेट यानी कर्ज की तरह। थर्ड वन इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ, मेहर में मिली गई संपत्ति या किसी भी प्रकार की रकम, प्रॉपर्टी या सम ऑफ मनी जिसे आप कहते हैं, वो उस पर एक्सक्लूसिव राइट होता है वाइफ का, यानी जो महिला होगी, जो बीवी होगी उस आदमी की, उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है उस प्रॉपर्टी पर, यानी उसके उस प्रॉपर्टी पर कोई और अपना हक नहीं जता सकता। अगर वो चाहे तो वो किसी को दे सकती है, ना चाहे तो नहीं देगी और वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है, उसका सोल राइट उस पर होता है। एंड द फोर्थ वन इज इट इज एनफोर्सिबल लीगल राइट, और ये एक एनफोर्सिबल लीगल राइट है, यानी अगर मेहर की रकम आपको नहीं दी जाती है या नहीं मिलती है तो आप सिविल केस फाइल करके, सिविल सूट फाइल करके उसको रिकवर भी कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ आपको इसका पूरा रेमेडी आपको प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ मेहर की हम बात करें तो यहां पर हम 4 प्रकार के टाइप्स की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज स्पेसिफाइड मेहर, इसको आप मेहर मुसम्मा कहते हैं। एक होता है प्रॉम्प्ट मेहर जिसे हम मेहर मुअज्जल कहते हैं, एक होता है प्रॉपर मेहर जिसे हम मेहरुल मिस्र कहते हैं, और एक होता है डिफर्ड मेहर जिसे हम मेहर मुअज्जल कहते हैं। तो जब स्पेसिफाइड मेहर यानी मेहर मुसम्मा की बात करें तो ये ऐसा मेहर होता है जिसे कि निकाह के वक्त पार्टीज यानी कि दोनों पार्टी हस्बैंड और वाइफ के द्वारा अग्री किया जाता है, उस अमाउंट को निर्धारित अमाउंट होता है, यानी अगर 1 लाख है तो 1 लाख, 2 लाख है तो 2 लाख, एक्जैक्टली वो अमाउंट वहां पर मेंशन होगा या वो प्रॉपर्टी मेंशन होगी। प्रॉम्प्ट डावर की बात करें तो प्रॉम्प्ट डावर को हम मेहर मुअज्जल कहते हैं। मेहर मुअज्जल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ये मैरिज के वक्त यानी निकाह के वक्त डिमांड पर इमीडिएटली यानी तुरंत के तुरंत पे किया जाता है। और प्रॉपर मेहर यानी मेहरुल मिस्र की हम बात करें तो ये उस वक्त यूज होता है जहां पर स्पेसिफाइड मेहर नहीं होती है, यानी कि निकाह के वक्त अगर ये निर्धारित नहीं किया गया है कि मेहर की कितनी रकम एग्जैक्टली दी जाएगी या क्या प्रॉपर्टी एग्जैक्टली दी जाएगी, तब प्रॉपर मेहर की बात आती है जहां पर मेहर स्पेसिफाइड नहीं है। तो यहां पर वाइफ की फैमिली को देखते हुए, हस्बैंड की फैमिली, सब चीज को एनालाइज करते हुए, उनकी कंडीशंस को, फाइनेंशियल कंडीशन को डिसाइड करते हुए मेहर की रकम को निर्धारित किया जाता है। देन डिफर्ड मैरिज मेहर की बात करें तो मेहर मुअज्जल कहलाता है ये, और इसमें जब कभी भी मैरिज डिसॉल्व होती है यानी कि तलाक हो जाता है या फिर किसी प्रकार से हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में ये अमाउंट पे किया जाता है हस्बैंड की प्रॉपर्टी से, या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा, माता पिता के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा वो प्रॉपर्टी में या फिर उस तरीके का जो अमाउंट है या फिर प्रॉपर्टी है जो मेहर में निर्धारित है वो दी जाती है। इसको हम डिफर्ड मेहर कहते हैं या मेहर मुअज्जल कहते हैं। देन अगर हम डिटेल्ड वे में स्पेसिफाइड मेहर को समझने की कोशिश करें तो स्पेसिफाइड मेहर 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर एक मेहर मुअज्जल होता है और एक मेहर मुफज्जल होता है। तो मेहर मुअज्जल हमने जैसा पढ़ा कि ये मैरिज के वक्त तुरंत वाइफ अगर डिमांड करती है तो हस्बैंड उसको देता है, इसको हम कहते हैं मेहर मुअज्जल, जिसको आप प्रॉम्प्ट मेहर कहते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब ही होता है तुरंत, तुरंत देना, डिमांड पर तुरंत देना। फिर मेहर मुअज्जल होता है जिसे हम डिफर्ड मेहर कहते हैं। ये तब दिया जाता है जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है या डाइवोर्स हो जाती है। तो डाइवोर्स या डेथ के बाद हस्बैंड की प्रॉपर्टी से या फिर हस्बैंड के रिलेटिव से यानी माता पिता जो भी होंगे उनसे वाइफ ये मेहर की रकम पाने की हकदार होती है। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या ये वो मनी भी हो सकता है, गोल्ड यानी सोना भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, किसी प्रकार का लैंड हो सकता है, या फिर कोई भी वैल्यूएबल चीज हो सकती है जिसको आपस में हस्बैंड और वाइफ दोनों ने अग्री किया हो। साथ में ये सर्टेन होना चाहिए, यानी कि वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी कोई वैल्यू हो इन द आई ऑफ लॉ, तब वो आप दे सकते हो मेहर के तौर पे। एंड द थर्ड वन इज इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो मिनिमम। हनफी लॉ की बात करें तो 10 दिरहम सिल्वर, यानी कि सिल्वर के जो 10 दिरहम होते हैं वो मिनिमम अमाउंट यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि अगर 10 दिरहम सिल्वर जो है वो होंगे, उससे नीचे की मेहर रकम आप निर्धारित नहीं कर सकते। हालांकि शिया लॉ की बात करें तो यहाँ पर कोई भी मिनिमम मेहर की रकम जो है वो निर्धारित नहीं है। फिलहाल जो हनफी लॉ है वो इंडिया में ज्यादातर मुस्लिम हनफी लॉ को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर 10 दिरहम सिल्वर जो रकम है वो एक मिनिमम मेहर की रकम निर्धारित की गई है, इससे नीचे की मेहर जो है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन आज की डेट में चूंकि दिरहम या हमारे इंडिया की करेंसी नहीं है तो इंडिया में उस पर्टिकुलर 10 दिरहम सिल्वर की जो वैल्यू होगी उस अमाउंट को जो है यहाँ पर सर्टेन किया जाएगा, उस अमाउंट को ही मिनिमम अमाउंट माना जाएगा मेहर का। देन इट इज एनफोर्सिबल इन कोर्ट, कोर्ट से ये एनफोर्स कराया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं देता है मेहर तो आप बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हैं और उसके खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट के तहत ये पीरियड गवर्न होता है और 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है, यानी कि अगर आपको मेहर की रकम नहीं मिलती है तो आप 3 साल के भीतर सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और अपना मेहर की रकम रिकवर करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। प्रॉपर मेहर की बात करें
तो यहाँ पर प्रॉपर मेहर उसे कहते हैं जहां पर किसी भी प्रकार की मेहर स्पेसिफाइड नहीं है। तो जहां पर किसी प्रकार की मेहर स्पेसिफाइड नहीं है उसे प्रॉपर मेहर या फिर मेहरुल मिस्र कहते हैं। तो मेहरुल मिस्र को डिटरमाइन कैसे किया जाता है? मेहरुल मिस्र को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहला पैटर्नल फीमेल रिलेशन देखा जाता है कि फीमेल के रिलेटिव्स जो है वो किस तरीके का उसका रिलेशन है या फिर उनका स्टेटस कैसा है, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती है। साथ में एज और ब्यूटी देखी जाती है वाइफ की, यानी वाइफ की एज क्या है या फिर उसकी ब्यूटी कैसी है, मतलब वो सुंदर है या नहीं है। इन सारी बातों पर भी मेहर की रकम जो है वो निर्धारित की जाती है, जहां पर अलग से डिफाइन नहीं की गई है। साथ में सोशल स्टेटस देखी जाती है कि फैमिली की सोशल स्टेटस क्या है, उसकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, और साथ में उनकी इंटेलिजेंस और एजुकेशन क्या है, यानी कि जो महिला है वो पढ़ी लिखी है कि नहीं है, साथ में उसकी एजुकेशन कितनी है, वो बुद्धि उसकी कितनी है, इंटेलिजेंस कितनी है, या फिर कस्टम क्या चल रहे हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, उस एरिया में। अगर प्रथाओं को देखा जाए तो प्रथाएं कैसी हैं, कस्टम क्या है, कम्युनिटी का जो कस्टमरी लॉ है वो क्या कहता है, या फिर मैरिज का टाइम क्या है, यानी कि उस वक्त जिस वक्त शादी हुई है उस वक्त इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैसे थे, यानी फाइनेंशियल स्थिति कंट्री की कैसी थी, या फिर कैसी चीजें चल रही थी, सर्कमस्टेंस। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेहरुल मिस्र को डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अगर पहले से रकम नहीं निर्धारित है तो वहां पर प्रॉपर मेहर यानी मेहरुल मिस्र जो है वो अप्लाई होती है, और इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मेहरुल मिस्र को यानी प्रॉपर मेहर को डिटरमाइन किया जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम क्वांटम या फिर अमाउंट ऑफ मेहर की बात करें तो हम फिलहाल के लिए यहाँ पर तीन मेजर चीजों में इसको देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज हनफी लॉ। जब आप हनफी लॉ की बात करते हैं तो हनफी लॉ में 10 दिरहम ऑफ सिल्वर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, यानी मिनिमम कम से कम 10 दिरहम सिल्वर जो है वो होनी चाहिए मेहर की रकम। हालांकि आज की डेट में अगर इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर दिरहम चूंकि नहीं चलती है, तो सिल्वर 10 दिरहम सिल्वर की जो रकम होगी उसको जो है हम इक्वेट करके उस तरीके से यहाँ पर डील करेंगे। और साथ में मैक्सिमम यहाँ पर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है कि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए मेहर, यानी मैक्सिमम कितना भी हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज्यादा नहीं होना चाहिए कि फाइनेंशियल कैपेसिटी से हस्बैंड के बाहर हो जाए। ठीक है। और साथ में मॉडर्न करेंसी के अकॉर्डिंग इसको जो है डिटरमाइन किया जाएगा, और ज्यादातर इंडिया में मुस्लिम जो है वो हनफी स्कूल ऑफ लॉ को ही मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो हनफी स्कूल वाली प्रोविजन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देन शिया लॉ की बात करें तो शिया लॉ में किसी प्रकार से ना तो मिनिमम मेहर की रकम निर्धारित है और ना ही मैक्सिमम निर्धारित है। तो फिलहाल यहाँ पर मिनिमम भी कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम भी कितना हो सकता है, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया अत्यधिक नहीं होना चाहिए। यानी एक अगर अंगूठी भी है तो भी वो वैलिड मेहर मानी जा सकती है, और अगर बहुत बड़ा कोई गिफ्ट है तो दैट इज ऑल्सो वैलिड मेहर। इंटेंशन और एग्रीमेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि पार्टीज यानी हस्बैंड और वाइफ का इंटेंशन क्या था, क्या देने का इंटेंशन था, क्या वो देने के लिए राजी हुए हैं, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैक्सिमम मेहर की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम मेहर नाम की कोई भी चीज किसी भी स्कूल में किसी भी जगह पर जो है निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि मिनिमम कई जगह पर दी हुई है बट मैक्सिमम कहीं नहीं दी है। प्रॉफिट मोहम्मद ने साफ तौर पर कहा था कि एक्सेसिव मेहर जो होती है यानी बहुत ज्यादा मेहर देने को जो है वो प्रमोट नहीं करते थे, वो इसको डिस्करेज करते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि किसी की भी फाइनेंशियल कैपेसिटी के बाहर जाकर के उससे मेहर की रकम आप नहीं मांग सकते या फिर वो नहीं देगा। और साथ में कोर्ट इसको एग्जामिन करती है, आज अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोर्ट इसको एग्जामिन करती है कि मेहर ऑपरेसिव है या नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा है क्या या नहीं है। अगर बहुत ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करना ये सब कोर्ट का काम है आज की डेट में। और इन सारी चीजों को देखते हुए मॉडरेशन किए जाते हैं कि मेहर की रकम अगर बहुत ज्यादा है तो मॉडरेट करके उसमें कमी की जाए और उस तरीके से मेहर की रकम जो है वो दिलवाई जाए। अगर हम बात करें रेमिशन एंड फॉरफीचर ऑफ मेयर की तो हम यहाँ पर दो चीज देखते हैं। एक रेमिशन है, रेमिशन का मतलब होता है कि अगर वो अपने मेयर के राइट को फॉरगिव कर देती है या फिर वेव कर देती है, त्याग देती है, खुद के मर्जी से वो किसी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पे अपनी मेयर की राशि देना चाहती है, तो ऐसे कंडीशन में वो दे सकती है। बट ऐसा करने के लिए वो उसका फ्री एक्ट होना चाहिए, यानी कि वो अपने स्वतंत्र इच्छा से वो ऐसा कर रही हो, ना कि किसी दबाव में आकर। अगर वो किसी प्रकार के दबाव या फ्रॉड में आकर ऐसा करती है तो बिल्कुल उस रेमिशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। और ऐसा करने के लिए वो महिला एडल्ट होनी चाहिए और साउंड माइंड की होनी चाहिए, तभी उसके द्वारा ऐसा रेमिशन किया गया वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज उसकी मेहर की रकम फिर भी रिकवरेबल रहेगी अगर वो मेजर नहीं है या फिर साउंड माइंड नहीं है तो। देन इसके बाद हम बात करते हैं फॉरफीचर। तो फॉरफीचर का मतलब होता है कि कब मेहर लॉस्ट हो जाता है, मेहर की जो आपकी राइट है वो कब लॉस्ट यानी कि खो जाती है। तो पहला है एपोस्टेसी ऑफ वाइफ, यानी अगर वो इस्लाम छोड़कर किसी दूसरे धर्म में वो महिला चली जाती है तो वो अपना मेहर पाने का अधिकार खो देती है, राइट खो देती है। देन सेकंड में अगर वाइफ के ही मिसकंडक्ट के कारण डाइवोर्स हुआ हो, अगर उसकी गलती के कारण किसी प्रकार से डाइवोर्स हुआ हो तो ऐसे कंडीशन में भी वो अपना मेहर पाने का राइट खो देती है। खुला डाइवोर्स अगर लिया गया हो, यानी अगर खुला की बात करें तो वाइफ मेहर को एक्सचेंज कर देती है, एक्सचेंज ऑफ डाइवोर्स यानी डाइवोर्स के एक्सचेंज में मेहर की रकम को जो है वो रिटर्न कर देती है। ठीक है, ये एक वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है, यानी कि वो अपनी इच्छा से ऐसा एग्रीमेंट करती है, इसको हम फॉरफीचर नहीं कहते हैं, वो खुद उसको त्यागती है, छोड़ देती है कायदे से देखा जाए तो। देन नेक्स्ट पॉइंट है डेथ बिफोर कंज्यूमेशन, यानी कि अगर हस्बैंड मर जाता है कंज्यूमेशन के पहले तो पूरा का पूरा स्पेसिफाइड मेहर जो है वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो कंज्यूमेशन के पहले मर जाता है, यानी कि सॉरी डाइवोर्स बिफोर कंज्यूमेशन एज डेथ बिफोर कंज्यूमेशन, यानी कि कंज्यूमेशन के पहले अगर डेथ हो जाती है, मर जाता है, यानी कि किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर उसके साथ नहीं हुआ या फिर वो अपने वैवाहिक स्थिति में नहीं आया है, कहने का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं किया है, उसके पहले वो मर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में पूरी स्पेसिफाइड मेहर जो है वो ड्यू हो जाती है। लेकिन अगर
कंज्यूमेशन के पहले डाइवोर्स हो जाता है, अगर आप ऐसा सेक्सुअल रिलेशन वो नहीं बनाता, इंटरकोर्स नहीं करता, उसके पहले डाइवोर्स हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वाइफ को हाफ ऑफ द स्पेसिफाइड मेहर मिलता है, सिर्फ हाफ मिलता है उस कंडीशन में, और ऊपर जो है फुल स्पेसिफाइड मेहर ड्यू हो जाती है, डेथ हो जाती है अगर कंज्यूमेशन के पहले तो। देन एनफोर्समेंट ऑफ मेयर की बात करें तो ये वाइफ की रेमेडी होती है, वाइफ को ये पर्टिकुलर राइट है कि वो जाकर के कैसे एनफोर्स करवा सकती है, मेयर की रकम को कैसे पा सकती है। तो पहला रिफ्यूज कॉन्जुगल राइट्स, अगर मेयर प्रॉम्प्ट है, यानी कि अगर तुरंत देने की बात की गई है, प्रॉम्प्ट मेयर है जिसको हमने पहले पढ़ा था कि जो निकाह के तुरंत वक्त दिया जाना चाहिए और वो नहीं देता है हस्बैंड, तो ऐसे कंडीशन में वो अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर सकती है, साथ में उसके कॉन्जुगल राइट यानी शादी से संबंधित जो अधिकार है उनको भी निभाने से मना कर सकती है, जब तक कि उसको अपना मेहर की रकम न मिल जाए, और उसको मजबूर भी नहीं किया जा सकता फिर साथ में रहने के लिए, जब तक कि वो मेहर की रकम उसको मिल ना जाए। सेकंड वन इज, वो सिविल सूट भी ला सकती है रिकवरी के लिए, अगर उसको मेयर की रकम नहीं मिलती है तो वो कोर्ट में जाकर के सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकती है, और डेट की तरह यानी कर्ज की तरह उस मेयर की रकम को रिकवर यानी वसूल भी सकती है। थर्ड वन इज लियन ऑन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, अगर मेहर नहीं दिया जाता है तो हस्बैंड के पास ये भी राइट है कि वो अपने वाइफ के पास ये भी राइट है कि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को रिटेंशन कर सकती है, यानी कि धारण करके रख सकती है, अपने पास रख सकती है, जब तक कि उसको मेहर की रकम न मिल जाए, और जैसे ही वो रकम मिलेगी तो वो उसको रिटर्न कर सकती है। देन फोर्थ पॉइंट है डिफेंस इन रेस्टिट्यूशन सूट, यानी जब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का सूट लगाया जाता है हस्बैंड के द्वारा, यानी कि अगर कोई भी वाइफ जो है वो मेहर की रकम न देने के कारण उसको छोड़कर चली जाए अपने हस्बैंड, देन हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो जाकर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का सूट लगाए, यानी अगर बिना किसी कारण के बताए कोई भी औरत या आदमी अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को छोड़कर चले जाते हैं बिना किसी कारण के बताए, तो वैसे कंडीशन में रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री पाने के लिए सूट फाइल किया जा सकता है हस्बैंड या वाइफ के द्वारा, ये बोल करके कि बिना कारण बताए मुझे छोड़कर ये सामने वाला व्यक्ति जो है चला गया है। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए उल्टी चीज होती है, यहाँ पर ये है कि अगर वो वाइफ चली जाती है अपने हस्बैंड को छोड़कर, तो हस्बैंड ऐसा कॉन्जुगल रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट का सूट लाएगा, तो उसमें वाइफ ये डिफेंस क्लेम कर सकती है कि मुझे प्रॉम्प्ट मेहर यानी जो रकम मुझे निकाह के तुरंत बाद मिलनी चाहिए थी मेहर के तौर पर, वो मुझे नहीं मिली है, जिसके चलते मैं इन्हें छोड़कर गई हूँ। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है राबिया खातून वर्सेस मुख्तार अहमद। देन मेहर और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का अगर हम रिलेशन देखें तो सबसे पहले ये है कि अगर हस्बैंड के द्वारा तलाक दिया जाता है, तलाक बाय हस्बैंड बिफोर कंज्यूमेशन, अगर कंज्यूमेशन के पहले हस्बैंड तलाक दे देता है तो वाइफ को हाफ ऑफ द स्पेसिफाइड मेहर मिलता है, यानी कि आधा स्पेसिफाइड मेहर उसे मिलेगा। और अगर तलाक आफ्टर कंज्यूमेशन यानी कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद या फिर इस तरीके से कोई अधिकार का इस्तेमाल करने के बाद तलाक लेता है हस्बैंड, तो उसको फुल मेहर मिलेगा, यानी कि वाइफ जो है वो पूरा मेहर पाने का अधिकार रखती है। यानी किसी प्रकार से पहला पॉइंट अगर हम देखें तो अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया उसके पहले और उसके पहले उसने तलाक दे दिया सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह के पहले, तो हाफ ऑफ द स्पेसिफाइड मेहर वाइफ को मिलेगा, और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है या कंज्यूमेशन के बाद अगर तलाक होता है तो फुल मेहर मिलेगा वाइफ को। देन खुला, यानी अगर वाइफ ने इनिशिएट किया है डाइवोर्स तो खुला टाइप ऑफ डाइवोर्स कहा जाता है, KHULA कायदे से देखा जाए तो खुला डाइवोर्स कहलाता है, तो वाइफ इस डाइवोर्स को इनिशिएट करती है, तो वैसे कंडीशन में वाइफ को डाइवोर्स के एवज में यानी उसके रिटर्न में वाइफ को मेहर को रिटर्न करना पड़ता है एक्सचेंज में, तो ये कंडीशन है, यहाँ पर वाइफ को मेहर पूरा रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब कि नहीं लेगी वो। देन उसके बाद आता है डेथ ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वाइफ उसके एस्टेट यानी कि उसकी प्रॉपर्टी से मेहर की रकम को वसूल सकती है, और उस प्रॉपर्टी में सबसे पहला हक उस वाइफ का ही होता है। बाद में अगर कोई और ऑब्लिगेशन भी उस प्रॉपर्टी पर किसी और का भी कर्ज निर्धारित है तो वो बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले महिला को वो अधिकार मिलता है कि वो मेहर की रकम उस अपने पति के प्रॉपर्टी से पहले वो वसूल सकती है। देन फर्स्ट कहते हैं, इसको हम जुडिशियल डिसोल्यूशन कहते हैं, ये ग्राउंड्स पर डिपेंड करता है कि किस ग्राउंड पे डाइवोर्स लिया गया है या फिर किस ग्राउंड पर आपका जुडिशियल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुआ है, अगर वो ग्राउंड्स एक बार पता चल जाएंगे तो उस ग्राउंड के आधार पर मेहर की रकम जो है वो डिपेंड करती है। देन मुबारत की बात करते हैं, ये एक म्यूचुअल डाइवोर्स है, यानी कि दोनों पार्टी मिलकर के इसमें डाइवोर्स लेते हैं, और ये पार्टीज के बीच में एक निगोशिएशन होता है, यहाँ पर वो निगोशिएट करते हैं कि कितना दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, और उस सेटलमेंट के बाद ही उनको वो मिलता है। सो कुछ लैंडमार्क केसेस भी है मेयर के ऊपर जो हम आज डील करेंगे। तो फर्स्ट वन इज हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी। ये केस सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इस बात के लिए माना जाता है कि फाउंडेशन केस फॉर मेयर एनफोर्समेंट इन इंडिया, इंडिया में मेयर का एनफोर्समेंट कैसा है उस पर ये एक फाउंडेशन केस है। तो यहां पर कोर्ट ने ये कहा था कि मेयर एक डेट है यानी कर्ज की तरह होता है, जिसके लिए वाइफ हस्बैंड के ऊपर एक सिविल सूट भी फाइल कर सकती है और उस रकम को उससे वसूल सकती है या फिर मेयर को उससे वसूल सकती है। ये एक कर्ज की तरह माना गया हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी के केस में। सेकंड केस है नसला बेगम वर्सेस रिजवान अली, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस था। ये केस मेजरली इंपॉर्टेंट था, स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशियल स्टेटमेंट ऑन राइट टू रिफ्यूज करने के अधिकार को लेकर के ये एक स्ट्रॉन्ग केस माना जाता है। इस केस में ये कहा गया था कि वाइफ जो है वो कॉन्जुगल राइट यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट अगर कोई हस्बैंड उसका फाइल करता है तो उसके लिए वो एक डिफेंस के तौर पे जो है वो मेहर न मिलने को क्लेम कर सकती है, डिफेंस के तौर पर यूज कर सकती है। ये कह सकती है कि मुझे प्रॉम्प्ट डिवोर्स नहीं मिला है, इसके लिए मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती हूं। देन थर्ड केस है शाहिला बानो वर्सेस सिद्दीकुर रहमान, ये कलकत्ता हाईकोर्ट का केस है। इस केस में भी
प्रॉपर मेहर को डिटरमाइन करने का क्राइटेरिया एस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें कोर्ट ने ये कहा कि मेहरुल मिस्र, जिसे हम प्रॉपर मेहर कहते हैं, उसको डिटरमाइन कैसे किया जाएगा? सोशल पोजीशन ऑफ वाइफ, फैमिली, हर एज एंड पर्सनल एट्रीब्यूट को देखते हुए। यानी सोशल पोजीशन वाइफ की क्या है, या फिर उसके फैमिली की, और उसकी उम्र कितनी है, साथ में उसकी पर्सनल क्वालिटीज या पर्सनल उसकी क्या क्या खूबियां हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए निर्धारित किया जाएगा कि मेहरुल मिस्र यानी प्रॉपर डॉवर कितनी होनी चाहिए। फिर फोर्थ केस है आयशा बीबी वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम। ये मद्रास हाईकोर्ट का केस था। इस केस में कंफर्म किया गया पॉजेसिव लियन एज अ वैलिड रेमेडी, यानी कि लियन रखा जा सकता है, यानी कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वाइफ लियन यानी कि धारण करने का अधिकार, हस्बैंड की प्रॉपर्टी को वाइफ पोजीशन में रख सकती है, अपने कब्जे में रख सकती है, जब तक कि उसका मेहर की रकम उसे न मिल जाए। इस केस में ये हेल्ड किया गया। देन शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की बात करें तो ये 2002 का केस था। ये केस बेसिकली मेहर को, तलाक और मेहर, इन दोनों को जो है इनकी वैलिडिटी पे बात करता है और इन दोनों के रिलेशन की बात करता है। इस केस में ये कहा गया कि केवल तलाक के प्रोनाउंसमेंट से, केवल तलाक बोल देने मात्र से, बिना गवाहियों के, अगर आप तलाक कह देते हैं, कोई प्रॉपर विटनेस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मेहर नहीं दूंगा। और एंड विदाउट ऑफरिंग मेहर इज नॉट अ वैलिड तलाक। ठीक है, आप मेहर नहीं देते हैं, साथ में आप तलाक भी दे रहे हैं बिना विटनेस के प्रेजेंस के, तो ऐसे कंडीशन में उसको वैलिड तलाक यहां पर नहीं माना गया और ये बोला गया कि इस तरीके का तलाक नहीं माना जाएगा। सो अब एक लास्ट चीज हम ये भी देख लेते हैं कि मॉडर्न इंडियन लेजिस्लेशन में मेहर का कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो वी हैव टू एक्ट्स। द फर्स्ट वन इज मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये 1986 का एक्ट है। और साथ में ट्रिपल तलाक बैन करने के बाद मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 आया। सो सबसे पहले हम 1986 के एक्ट को देखें तो यहाँ पर शाह बानो कंट्रोवर्सी के बाद इस एक्ट को लाया गया। 1985 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई शाह बानो केस में, एंड देन उसके बाद ये एक्ट लाया गया 1986 का। इसमें सेक्शन 3 जो है वो साफ तौर पर ये कहता है कि हस्बैंड मेहर की रकम और वाइफ की जितनी भी चीजें हैं या फिर उसकी, उससे बिलोंग करती हुई जितनी भी संपत्ति वहां पर है, वो सारी चीजें हस्बैंड वाइफ को देगा। और साथ में मेहर को मैंडेटरी प्रोविजन बना दिया गया। डाइवोर्स के बाद मेहर की रकम दी जानी चाहिए, ये मैंडेटरी यानी कि आवश्यक एक प्रोविजन बना दिया गया। साथ में इद्दत पीरियड के दौरान मेहर जो है वो दे दिया जाना चाहिए। इद्दत पीरियड के दौरान ही वो मेहर की रकम जो है औरत को पे कर दी जानी चाहिए, ये भी कहा गया। और साथ में अगर आप नहीं देते हैं तो मजिस्ट्रेट जो है वो पेमेंट के लिए ऑर्डर कर सकता है। ये प्रोविजन 1986 के एक्ट में इंक्लूड किए गए। देन आफ्टर दैट 2019 में एक और एक्ट आया, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ये एक्ट तब आया जब एक केस फाइल किया गया ट्रिपल तलाक को बैन करवाने के लिए, यानी ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया गया इस एक्ट के जरिए। और साथ में 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी रखा गया। अगर कोई व्यक्ति ट्रिपल तलाक देने की कोशिश करता है तो उसे, यानी देता है, तो उसे 3 साल तक की कैद भी मिल सकती है, इंप्रिजनमेंट भी मिल सकती है। और साथ में ये बोला गया कि कोई भी व्यक्ति अगर ट्रिपल तलाक देने की कोशिश करे तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और साथ में उसको ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। और ये एक वायलेटिव प्रोविजन था ट्रिपल तलाक औरतों के अधिकारों का। आर्टिकल 14, 15 एंड 21 का ये वायलेशन करता है। और इस एक्ट के द्वारा, 2019 के एक्ट के द्वारा, वाइफ को फाइनेंशियल राइट्स को प्रोटेक्शन दी गई और उनको एक प्रोटेक्शन मिली ट्रिपल तलाक से भी, और साथ में उनके फाइनेंशियल राइट से भी, और साथ में क्रिमिनलाइज किया गया ट्रिपल तलाक को। अगर हम कॉमन मिसकंसेप्शंस की बात करें मेहर को लेकर, तो बहुत सारे मिथ हैं जो लोगों के मन में अभी भी हैं। मेहर को कई लोग ब्राइड प्राइस मानते हैं, यानी कि ये माना जाता है कि मेहर की रकम जो है वो ब्राइड की फैमिली को दी जाती है, यानी दुल्हन यानी वाइफ की फैमिली को दी जाती है। बट ऐसा नहीं है। वाइफ की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है मेहर की रकम, और वो उसकी सोल ओनर होती है। यहाँ पर उसकी फैमिली से कोई भी लेना देना इसका नहीं होता है। देन अगर हम बात करते हैं कि क्या कोई स्मॉल टोकन भी, यानी छोटा मोटा अमाउंट भी क्या वैलिड है मेहर के लिए, तो ये माना जाता है कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में तो इनसफिशिएंट अमाउंट भी जो है वो वैलिड माना जाता है कंसिडरेशन। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इंडिया में चूंकि हनफी लॉ सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं, हनफी स्कूल ऑफ लॉ, तो हम यहाँ पर हनफी लॉ की बात करें तो वहां पर 10 दिरहम मिनिमम दिया गया है वहां पर अमाउंट। तो यहाँ पर 10 दिरहम मिनिमम मेहर का अमाउंट जो है वो फिक्स किया गया है, इससे नीचे को हम इनवैलिड कहेंगे। देन एक मिथ ये भी है कि हस्बैंड कैन टेक बैक मेहर व्हेनेवर ही वांट्स, कि हस्बैंड जब भी चाहे वो मेहर की रकम को ले सकता है। ऐसा भी नहीं है। एक बार अगर आपने अपनी वाइफ को मेहर की रकम दे दी, उसके बाद आप उससे किसी भी कीमत पर वो नहीं मांग सकते, जब तक कि वो स्वयं से आपको देने के लिए राजी ना हो या फिर देना दे। देन फोर्थ वन इज, अगर वाइफ डाइवोर्स मांगती है तो वो अपना मेहर का राइट लूज कर देती है। ये भी एक मिथ है लोगों के मन में, बट ऐसा नहीं है। अगर वाइफ डाइवोर्स मांगती है तो वो अपना मेहर का राइट लूज नहीं करती है, उसको उसके बावजूद भी मेहर पाने का अधिकार है। लेकिन केवल खुला टाइप ऑफ डाइवोर्स, एक खुला नाम का एक डाइवोर्स है, उस डाइवोर्स में वाइफ को डाइवोर्स के बदले मेहर की रकम को रिटर्न करना होता है। केवल उस केस में ही वो मेयर की रकम को वापस करती है डाइवोर्स के एवज में, अदरवाइज वो अपना मेयर का राइट लूज नहीं करती है नॉर्मल डाइवोर्सेज में। एक मिथ और है कि मेयर इज ओनली पेबल एट द टाइम ऑफ मैरिज, मेयर केवल और केवल मैरिज के टाइम में ही पे किया जाता है। ये भी एक मिथ है लोगों के मन में, जबकि ऐसा नहीं है। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में ये चीज देखी कि डिफर्ड मेयर नाम की भी एक मेयर होती है, जो कि
डेथ या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद दी जाती है। तो इससे ये समझ में आता है कि केवल मैरिज या फिर निकाह के टाइम में ही मेहर नहीं दिया जाता, मेहर डिसोल्यूशन यानी कि डाइवोर्स या फिर डेथ ऑफ हस्बैंड के बाद भी दिया जा सकता है, यानी कि मैरिज के कई सालों के बाद भी मेहर की रकम दी जा सकती है। So, in today's video, we have discussed the concept of meher in detail. For more such informative videos, do like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching and stay tuned for more such informative videos.